हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Very glad to be back with all of you, keeping Bhagavad Gita in the center, Bhagavad Gita and Krishna in the center. So ऐसा बोला जाता है कि कृष्ण जो है वो सर्व आंख है, क्योंकि आकर्षण शब्द से ही कृष्ण नाम आता है। तो कृष्ण सर्व आकर्षक है, और जब हमारे संबंधों में कृष्ण सेंटर में रहेंगे तो हमारे संबंध भी सर्व आकर्षक हो जाएंगे। तो हो सकता है कि दो अलग अलग चीजें आपस में आकर्षित ना हो, लेकिन अगर दोनों के बीच में चुंबक रख दिया तो वो दोनों को आपस में आकर्षित कर देगी। तो इसी प्रकार से हमारे जो भी संबंध रहते हैं आपस के, उसमें जितना ज्यादा कृष्णा इन्वॉल्व होते हैं उतना ज्यादा हमारे संबंध भी सर्वाकर्षक बनते हैं। सो आई डोंट नो, अभी इसका आज के श्लोका से कुछ रेलेवेंस नहीं है, बट स्टिल जस्ट केम टू माई माइंड, सो थॉट ऑफ शेयरिंग। सो विल बिगिन अवर टुडेज सेशन। आज का हमारा जो श्लोका है वो है दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक। तो सभी साथ में रिसाइट कर सकते हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् गुरून् गुरुन् हत्वा हि हत्वा हि महानुभावान् महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम् अपीह लोके श्रेयो श्रेयो भोक्तुं भोक्तुं भैक्ष्ये भैक्षमपीह लोके महीह लोके अत्वार्थकामांस्तु गुरून् इहैव अत्वार्थकामांस्तु अर्थकामास्तु गुरुनिहैव गुरूनिहैव। भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। Hare Krishna. Translation: It would be better to live in this world by begging than to live at the cost of the lives of great souls who are my teachers. Even though desiring worldly gain, they are superiors. If they are killed, everything we enjoy will be tainted with blood. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने पिछले कुछ श्लोकास में देखा कि कृष्ण जो है उनकी अर्जुन शरण लिए हैं, राइट। अर्जुन थक हार गए, उनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, और फिर इस अवस्था में वो कृष्ण की शरण लेते हैं, और कृष्ण उनको इमीडिएटली करेक्शन देना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमजोर दिल की कहाँ से आ गई, ऐसे कमजोर दिल कैसे हो गए तुम, ऐसे अलग अलग चीजें बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अर्जुन है वो ऐसा नहीं कि ठीक है अभी कृष्ण ने बोल दिया, मतलब बस अभी कुछ भी हो मुझे अपना मन मार के वो करना ही पड़ेगा, आई हैव टू ओबे। ऐसा नहीं किया अर्जुन ने। एक बार शरण ली, उसके बाद भी उन्होंने सवाल जवाब किया। तो यहाँ पे हमें पहली बात एक चीज सीखनी चाहिए कि शरण लेना, किसी को ओबीडियंट होना, राइट, किसी को गुरु मानना या किसी को भी अपना लीडर मानना, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बस अभी अपने बुद्धि को हम बंद कर दें, बुद्धि को शट डाउन करके हम बस उनकी शरणागति ले लें। मतलब जो बोला जा रहा है चाहे वो समझ में आए या ना समझ में आए, उस वो हमें सही लगे या गलत लगे, बस जो बोला है मतलब फॉलो करना है। इट्स नॉट लाइक दैट। तो अर्जुन के उदाहरण से हमें समझता है कि शरणागति लेते समय भी हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। एक्चुअल में अभी आप लोग मुझे बताइए, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ एक, कि अगर कोई टीचर है और उसके दो स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट को जो भी टीचर बताता है वो बिना कुछ सवाल पूछे वो बस फॉलो करता है, ओके, जो बोला है गुरु ने वो फॉलो करना है। और दूसरा जो स्टूडेंट है वो सवाल करता है, जो भी गुरु ने बोला है उसके ऊपर सवाल करता है वो। तो दोनों में से शरणागत कौन सा वाला है? पहले के लिए थम्स अप, दूसरे के लिए थम्स डाउन। आपको इसका अंडरस्टैंडिंग भी बताना पड़ेगा। यस, कोई बताना चाहेगा अंडरस्टैंडिंग, हाउ क्वेश्चन पूछने वाला ज्यादा शरणागत है?
ही इजंट ब्लाइंडली फॉलोइंग बट गेनिंग क्लैरिटी बाय आस्किंग क्वेश्चंस। वो ठीक है, वो अपनी क्लैरिटी गेन कर रहा है, बट उसकी शरणागति कैसे ज्यादा हुई? उसको भरोसा है कि उसको जो भी सवाल आ रहे हैं उनका जवाब उनके गुरु उनको दे सकते हैं। ओह वाओ, दिस इज आल्सो वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था, बट वेरी अमेजिंग, वेरी नाइस। तो उसको ट्रस्ट है अपने गुरु पे कि मैं जो भी सवाल पूछूंगा, गुरु बिना जजमेंटल हुए मुझे वो हेल्प करेंगे उसमें। वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। और कुछ? जब गुरु को सवाल पूछते हैं स्टूडेंट्स तो आई थिंक उनको वो अच्छे से समझता है, तो इसीलिए वो ज़्यादा मन से और दिल से कर सकते हैं फिर फॉलो। हाँ, तो दिस वाज द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर। कि जो सवाल पूछ रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो दिल से करना चाहता है फॉलो, राइट? एक रहते हैं कि ठीक है, अभी बोल दिया है, अभी वो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो गुस्सा हो जाएगा सामने वाला, या फिर भगवान गुस्सा हो जाएंगे, तो इसलिए कर दिया किसी तरह मन मार के। तो ऐसा व्यक्ति सवाल नहीं पूछता। और कई बार हो सकता है ऐसा व्यक्ति ठीक से फॉलो भी ना कर पाए, वो अपने हिसाब से कुछ तो कर दे। लेकिन जो सवाल पूछता है, हो सकता है हमें लगे कि अरे ये तो चैलेंज कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है वो चैलेंजिंग मूड में हो सकता है वो दिल से फॉलो फॉलो करना चाहता है, और वो दिल से फॉलो करने के लिए वो सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे मैं इसको और अच्छे से दिल से फॉलो कर पाऊं, पूरे श्रद्धा के साथ। तो कभी भी अगर सामने वाला कुछ सवाल पूछता है तो हमें डिफेंसिव मोड में जाके चैलेंजिंग स्पिरिट में नहीं लेना चाहिए। हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, और हमें समझना चाहिए कि सामने वाला हमारी रिस्पेक्ट करता है, इसके लिए वो सवाल कर रहा है। तो ये हुई पहली बात। दूसरी बात, अभी यहाँ पे जो सवाल कर रहे हैं अर्जुन, उसकी क्वालिटी को हम देखेंगे। अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि मेरे सामने ये भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, ये लोग भले ही गलत कर रहे हो, यहाँ पे क्या बोल रहे हो कि भले ही वो गलत कर रहे हो, इवन दो डिजायरिंग वर्ल्डली गेन्स, स्टिल दे आर माई सुपीरियर्स। वो मेरे लिए वर्शिपेबल है, रिस्पेक्टेबल है। भले ही वो गलत कर रहे हो, मैं उनको सुधारूंगा नहीं, मैं उनसे लड़ूंगा नहीं, मैं उसको सहन करूंगा। राइट, दिस इज वॉट अर्जुन इज सेइंग इन शॉर्ट। तो अभी मेरा आप सभी से सवाल उठता है कि अगर कोई व्यक्ति हमें दिख रहा है कि वो गलत कर रहा है, चाहे वो हमारे साथ गलत कर रहा हो या किसी और के साथ गलत कर रहा हो, चलो एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे साथ गलत कर रहा है वो, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सहन करना चाहिए, या हमें उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, या फिर हमें कोई दूसरे तरीके से हमें उसको करेक्शन देना चाहिए? जो भी, वी शुड रिस्पॉन्ड। तो किस किस को लगता है कि हमें सहन करना चाहिए? एनीवेज, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में पोल लिया था, और बहुत कम लोगों का उसमें रिस्पॉन्ड है कि सहन करना चाहिए, एंड दैट इज कम्प्लीटली परफेक्ट आंसर कि सहन हमें नहीं करना चाहिए। कौन कौन एग्री करते हैं कि सहन हमें नहीं करना चाहिए अगर सामने वाला हमारे साथ कुछ दुर्व्यवहार कर रहा है, जानबूझ के कर रहा हो या गलती से? कई बार हमको लगता है कि जानबूझ के कर रहा है व्यक्ति, बट कई बार अज्ञानतावश करता है, उसको खुद को पता नहीं रहता कि वो गलत कर रहा है। बट दोनों केस में किस किस को लगता है कि हमें सहन नहीं करना चाहिए? यू कैन गिव अ थम्स अप। ओके, तो सहन क्यों नहीं करना चाहिए? हमारे जैसे किसी और को बोल दे और वो उनकी ओर मुड़ जाए। एग्जैक्टली, परफेक्ट आंसर। कि हो सकता है कि हमारे सहन करने की वजह से उसके जो भी गलत कार्य है वो और ज्यादा बढ़े, और उसकी वजह से दूसरों को भी नुकसान हो, और हो सकता है कि उसको खुद को नुकसान हो उसकी वजह से। राइट? तो सहन करना मतलब हम भी उस प्रॉब्लम का पार्ट बन रहे हैं। बाय टॉलरेटिंग रॉन्ग वी आर अ पार्ट ऑफ दैट रॉन्ग। और कोई अंडरस्टैंडिंग क्यों सहन नहीं करना चाहिए? अच्छा, किसी को लगता है कि हमें सहन करना चाहिए? अगर वो लगता है तो दैट इज ऑल्सो परफेक्ट, अगर आपके पास प्रॉपर रीजनिंग है तो। यस संकेत प्रभु, हमें क्यों सहन करना चाहिए अगर हमारे साथ कोई गलत कर रहा है तो? आपने थम्स अप दिया, कुछ लोगों ने थम्स अप दिया है।
थम्स अप देना, थम्स डाउन देना आसान है। जवाब देना मुश्किल है। प्रभु जी, हमें सहन इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये शायद हमारे पिछले कर्मों की क्या रिएक्शन हो, या पास्ट कर्मों की वजह से ये हमें अभी सहन करना पड़ रहा हो, और इसकी वजह से हमें आगे वो क्या बोलते कि वो चला जाएगा, जो कर्म का बर्डन है, बैगेज है हमारे पास। वेरी गुड, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। बस अपने अंडरस्टैंडिंग आपकी सही है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, हमें जो सहन करना पड़ रहा है, हमारे जीवन में जो भी सामने वाला कुछ कर रहा है गलत काम, तो हमें समझना चाहिए कि ये हमारे पास्ट कर्मों की वजह से आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि पास्ट कर्म की वजह से आ रहा है मतलब अभी मुझे सहन ही करना है? डज दिस मीन दैट? ये समझना सही है, यहां तक हम समझ रहे हैं कि ये पास्ट कर्मा की वजह से आ रहा है, मतलब सामने वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे हम लोग कभी जोमेटो पे, स्विगी पे हम कुछ बुक करते हैं, तो हमने बुक किया है, डिलीवरी बॉय सिर्फ लाके हमें हमारा आइटम दे रहा है जो हमने ही बुक किया। वैसे ही हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार सामने वाला जो व्यक्ति है वह हमारे साथ आके बिहेव कर रहा है वैसा। सो ही इज जस्ट लाइक अ डिलीवरी बॉय। तो हमें क्या इसका मतलब ये है कि हम सहन करें? क्योंकि अगर हम सहन नहीं भी करेंगे तो भी हमारा कर्मा क्लियर हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ बुरा हो ही रहा है ना। अगर हम सहन करें या रिटेलिएट करें, दोनों केस में हमारा पूर्व कर्म का फल हमें मिल रहा है ऑलरेडी। फल मिलने के बाद करना क्या है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो सहन करे या ना करे, हमारे कर्म का फल ऑलरेडी मिल गया है हमें उस बिहेवियर के थ्रू। अभी फल मिलने के बाद हमें सहन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हमारा अच्छा व्यवहार में भी उसके दिमाग में जल्दी जाएगा और वो बदल जाए। हाँ, तो इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन। वो गलत है तो हमें उससे समझना चाहिए, जिससे वो बार बार वो गलती ना करे, उसको समझाना चाहिए। करेक्ट, वेरी गुड। थोड़ा भी बोल दिया देन वो रिस्पॉन्ड बैक करते हैं। ओके, तो बेसिकली हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमें सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सहन कर रहे हैं तो उससे सामने वाले का और उसको हम उसको और प्रोत्साहन दे रहे हैं गलत करने का। तो अभी इसका मतलब ये है क्या कि सामने वाला अगर हमारे साथ कुछ कर रहा है तो हम उसको एकदम मुंह तोड़ जवाब दें? मुंह तोड़ जवाब देना मतलब उसको इंग्लिश में बोलते हैं अग्रेसिव बिहेवियर। एक रहता है पैसिव बिहेवियर। पैसिव बिहेवियर मतलब सहन करना, कुछ नहीं करना, दैट इज पैसिव बिहेवियर। दूसरा रहता है अग्रेसिव बिहेवियर, कि उसने एक गाल पे चाटा मारा तो हम उसके उसके गाल पे 10 चाटे लगा देंगे, दैट इज अग्रेसिव बिहेवियर। तो क्या हमें अग्रेसिव बिहेवियर करना चाहिए राइट अवे? अग्रेसिव बिहेवियर करने से क्या होगा प्रॉब्लम? प्रॉब्लम बढ़ेगी। करेक्ट, प्रॉब्लम बढ़ेगी। ऐसा बोला जाता है कि एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। अगर हम हमेशा सबको टिट फॉर टैट करते रहेंगे तो कभी कुछ समझ में नहीं आ पाएगा। तो करे क्या? अभी झेलें, सहन करे तो भी प्रॉब्लम है, अग्रेसिवली बिहेव करे, रिस्पॉन्ड करे तब भी प्रॉब्लम है। तो करना क्या है फिर? ना उस पैसिव रहना है ना अग्रेसिव रहना है, तो क्या करना है? उस सिचुएशन को अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये करना चाहिए प्रभु जी, रिएक्शन। हाँ, वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं असर्टिव बिहेवियर इंग्लिश में। एक एक्सट्रीम पे है पैसिव बिहेवियर, दूसरे एक्सट्रीम पे अग्रेसिव बिहेवियर। जैसा मन में बस सामने वाले को सुना दो, बस बड़ 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 करके सुना दो, या तो फिर उसको पूरा एकदम ठोक पीट के सीधा कर दो। तो ये हो गया अग्रेसिव बिहेवियर। तो अग्रेसिव बिहेवियर मतलब बेसिकली बिना सोचे समझे जो इंस्टिंक्ट में आ रहा है वो कर दो बस, दैट इज अग्रेसिव बिहेवियर। पैसिव बिहेवियर मतलब कुछ भी मत करो। असर्टिव बिहेवियर का मतलब होता है कि सिचुएशन को समझो, सामने वाले व्यक्ति को समझो, एंड टेक सम एक्शन जिससे सिचुएशन सुधरे। अभी हो सकता है सिचुएशन सुधारने के लिए कभी अग्रेसिव मोड में भी जाना पड़े, या हो सकता है सिचुएशन सुधारने के लिए कभी हमें पैसिव मोड में भी जाना पड़े। लेकिन वो अग्रेशन और वो पैशन जो है वो नेचुरल इंस्टिंक्ट के अनुसार नहीं आएगा। वो सोचा समझा एग्रेशन है, या फिर सोचा समझा पैसिवनेस है।
तो सोच समझ के कार्य करना सिचुएशन के अनुसार, उसको बोलते हैं असर्टिव बिहेवियर। तभी आप मुझे बताइए क्विकली, आपके अनुभव, आप सभी को जीवन का अच्छा खासा अनुभव है, तो हम चाहते हैं कि हमारे डिस्कशन प्रैक्टिकल हो। तो आप लोग बताइए अपने अनुसार कि अगर सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, हमें दिख रहा है वो उसके लिए गलत है या हमारे लिए गलत है, तो हमें कैसे उसको सुधारना चाहिए? असर्टिव बिहेवियर का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होगा? व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन डू टू इम्प्रूव दैट पर्सन, टू रेक्टिफाई दैट पर्सन? बताइए। उसे थोड़ा समझने की समझ थोड़ा उसे थोड़ा समझ हाँ, के लेने की अंडरस्टैंडिंग। पहली बात तो हमें एक्शंस पे नहीं जाना चाहिए लोगों के, हमें थोड़ा उनको समझने का प्रयास करना चाहिए बातचीत करके। कई बार हम बातचीत नहीं करते। हाँ, ऐसा बोला जाता है कि दुनिया में मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या है? पीपल टॉक अबाउट ईच अदर, पीपल डोंट टॉक टू ईच अदर। समझा फर्क? पीपल डोंट टॉक टू ईच अदर, पीपल टॉक अबाउट ईच अदर, टू अदर्स। अगर हम एक दूसरे से बात करेंगे तो वही के वही समझ में निकल जाएगा, लेकिन बातचीत नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर रखते हैं, दूसरों को बताते हैं, उससे फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग, परसेप्शंस बढ़ते जाते हैं, और फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि फिर वो नॉन रिट्रेसेबल हो जाते हैं फिर वो। तो इसीलिए पहली बात तो बातचीत होनी चाहिए, थोड़ा एक दूसरे को समझने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि हमें गलत लग रहा हो वो व्यक्ति, बट सही हो, राइट? तो लाइक दैट डिस्कशन शुड बी देयर। वेरी गुड पॉइंट। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है आप लोगों को। अगर कोई हमारे साथ ठीक से बात नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि मतलब बहुत रूडली ऐसे कुछ बात कर रहा है, तो फिर हम उनको बोल सकते हैं कि मतलब कि हम उनको समझा सकते हैं कि वेरी गुड, रिस्पेक्टफुली, हाँ, कि वेरी गुड, मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इस वे से आप बात मत कीजिए, आप अच्छे तरीके से बात कीजिए, ऐसा हम उन्हें नम्रता पूर्वक समझा सकते हैं। वेरी गुड, अमेजिंग, वेरी गुड पॉइंट। कि हम क्या बोलते हैं उससे ज्यादा मैटर करता है कि हम कैसे बोलते हैं। सेम चीज को अलग अलग तरीकों से बोला जा सकता है। जैसे एक चीज है कि सपोज सामने वाले ने हमें कुछ तो बोला, तो हम उसको अगर ऐसा बोलते हैं कि तुमको ऐसा नहीं बोलना है, तुमने गलत बोला, तो ये क्या हो गया? थोड़ा एग्रेसिव साइड में हो गया। वही चीज हम दूसरे तरीके से भी समझा सकते हैं कि तुमने ऐसा बोला, वो मुझे सही नहीं लगा। समझ रहे हैं? अल्टीमेटली हम लोग बोलने का भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक में क्या होगा कि तुमने ऐसा किया, तुम ऐसे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, जो गलत है। में क्या हुआ कि तुम ऐसा कर रहे हो और मुझे उससे ये अफेक्ट हो रहा है, मुझे ये आई एम फीलिंग लाइक दैट, आई एम गेटिंग अफेक्टेड बाय दैट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं कि किस तरीके से हम चीजों को कन्वे करते हैं ना, वो ज्यादा मैटर करता है कंटेंट से। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे ये गलत कर रहा है, तो बस बोल दो, और फिर बाद में अगर कोई हमको कुछ खराब हुआ तो फिर हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, मेरे इंटेंशन तो सही थे, मैंने तो सही भावना के साथ बोला। लेकिन भाई, भावना एक बात है, अच्छी बात है, लेकिन भावना के साथ प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है ना। आप कैसे सामने वाले के सामने पुट कर रहे हो चीजों को। सो प्रेजेंटेशन इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेंशन ऑल्सो। तो हमें सोच समझ के सोचना चाहिए कि कैसे हम इस चीज को पुट फॉरवर्ड करें, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्टेबल मोड में रहे, एक्सेप्टिंग मोड में रहे। सो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट कि हाउ वी कन्वे दैट मैटर्स। और इसमें जैसे माता जी ने बोला कि विनम्रता के साथ वी कैन हम्बल आवरसेल्व्स। हम्बल होने का मतलब ये नहीं है कि हम बोले ही ना या फिर कॉम्प्रोमाइज करके बोले। हम उसी चीज को हम्बल तरीके से भी बोल सकते हैं, सेम चीज को हम हम्बल तरीके से भी बोल सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर हमें कुछ कन्वे करना है, हमें एंटर करना चाहिए एक नीडल की तरह, और फिर अंदर जाके फूटना चाहिए फिर थोड़ा लाइक ऑन अ लाइटर नोट, नीडल की तरह एंटर करना मतलब प्यार से अच्छे से शुरू करना, अच्छे से सब समझाना उसको। लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो पावरफुल होना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं कि हम जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, पूरा हंगामा कर रहे हैं, लेकिन बोलने में कुछ वही नहीं, कुछ सब्सटेंस ही नहीं है जो हम बोल रहे हैं। अवर सब्सटेंस शुड कैरी द वेट, नॉट अवर वॉल्यूम ऑफ वॉइस। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और कोई लास्ट कुछ बोलना चाहेगा? बहुत कुछ इसके ऊपर तो हम अनलिमिटेड डिस्कशन कर सकते हैं।
और अगर किसी और को और डिस्कशन करना है तो पर्सनल लेवल पे भी कर सकते हैं, बट और कोई पॉइंट? प्रभु जी उसको हमारे साथ सेफ फील होना चाहिए, मतलब लाइक अ फ्रेंडशिप ऐसा कुछ रहना चाहिए। हाँ, और अमेजिंग। और वो समय और स्थान भी देखना चाहिए हमें कि कई कई कब कभी हम सबके सामने बोलते टोकते तो लोगों को ज्यादा फिर चिढ़ आती है हम पे कि सबके सामने क्यों पूछा ऐसे। वेरी गुड, परफेक्ट। ये बोल के आपने दिल हमारा खुश कर दिया एकदम, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स मैं चाहता था कि कवर हो। पहला पॉइंट कि हमारे रिलेशनशिप इतने अच्छे होने चाहिए सामने वाले के साथ, हमारा उस व्यक्ति के रिलेशनशिप में इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए खाली टाइम में कि अगर हमने उसको कुछ बोल भी दिया तो वो माइंड नहीं करेगा, क्योंकि रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है, राइट? तो जैसे पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है गीता टुडे वाले सेशन में कि वी शुड, हमारे जो रिश्ते हैं उसको हमें बैंक अकाउंट की तरह समझना चाहिए, और उसमें जो हम प्रेम के आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे के साथ, दे आर द इन्वेस्टमेंट। और हम जो करेक्शंस देते हैं, फीडबैक्स देते हैं, दे आर लाइक विड्रॉल्स। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कुछ किया ही नहीं है, कुछ आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है और आप डायरेक्टली विड्रॉ करोगे तो क्या होगा? चेक क्या हो जाएगा? चेक का हो जाएगा प्रभु। चेक बाउंस हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे रिलेशनशिप भी बाउंस हो जाते हैं जब हम इन्वेस्ट नहीं करते, सिर्फ विड्रॉ करते रहते हैं, सिर्फ डांटते रहते हैं, फीडबैक देते रहते हैं। कुछ भी करेक्शन फीडबैक देने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या हमने उतना इन्वेस्ट किया है, क्या नहीं किया है, तो एटलीस्ट फीडबैक देने से पहले करो इन्वेस्ट, उसके बाद विड्रॉ करो, राइट? दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज कि करेक्शंस हमें कभी भी पब्लिक में नहीं देना चाहिए, नेवर। आई एम नॉट सेइंग कि अवॉइड, आई एम सेइंग नेवर, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। पब्लिक में हमेशा हमें एक दूसरे को अप्रेजल्स, लाइक क्या बोलते हैं, प्रेजेस देने चाहिए। वी शुड इंक्रीज अवर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक, और प्राइवेट में अगर कुछ देना है तो प्राइवेट में करना चाहिए हमें करेक्शंस वगैरह। हमारा उल्टा होता है, हम लोग प्रेम का आदान प्रदान प्राइवेट में करते हैं, ऑफ कोर्स वो भी ज़रूरी है, लेकिन लोगों को ग्लोरीफाई करना, अप्रिशिएट करना हम लोग प्राइवेट में करते हैं, और हम लोग एक दूसरे को क्या बोलते हैं, प्रताड़ित बोलते हैं हिंदी में, प्रताड़ित करते हैं पब्लिक में, विच इज़ वेरी बैड, राइट? So of course we can have unlimited discussion in this, but we have to stop now here. अगर किसी को और कुछ डिस्कस करना है, they can discuss personally. हरे कृष्णा।